शाम ढलने को थी। पवन, रौनक और नीरज तीनों दोस्त बरगदिया घाट के पास एक खुले मैदान में अलाव के चारों ओर बैठे थे। सर्दी अपने जोरों पर थी और मौसम में एक रहस्यमय ठंडक तैर रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ आग की तड़तड़ाहट और कुछ झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। पवन चुपचाप सामने देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। रौनक ने उसकी खामोशी तोड़ी। अबे पवन, आज कोई पुरानी कहानी सुना ना, डरावनी वाली, जैसे तूने एक बार जंगल वाली बताई थी। अंशु और विवेक के साथ ट्रैकिंग पर गया था तू। आज का मौसम ही ऐसा है, ऐसे में तो डरावनी कहानी का मजा ही कुछ और होता है। पवन के चेहरे पर एक सिहरन दौड़ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं यार, उस रात को याद करना ठीक नहीं। मौसम भी देखो कितना अजीब है आज। अरे भाई, अब तो और भी सुनना है हमें। नीरज हंसते हुए बोला। फिर पवन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ठीक है, सुनाता हूं, लेकिन याद रखना ये कहानी नहीं, हकीकत है, और इसे सुनने के बाद कुछ चीजें तुम कभी भूल नहीं पाओगे। सबने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। पवन ने लंबी सांस ली, फिर कहना शुरू किया। ये बात उन दिनों की है जब कॉलेज की छुट्टियां लगी थी। बारिश के वो दिन थे और ट्रैकिंग का प्लान बना था। मैं, अंशु और विवेक, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और हम तय कर चुके थे कि इस बार शहर से दूर कहीं ट्रैकिंग करनी है। हमने छन्नूपुर घाटी चुनी थी, एक पुराना रहस्यमयी जंगलों से घिरा इलाका जिसके बारे में कई कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे वहां का सौंदर्य अद्भुत है, लेकिन हर खूबसूरत जगह के पीछे कुछ अनकहा जरूर होता है। इस बार जीप हमने किराए पर नहीं ली थी। जीप मेरी थी, मैं ड्राइव कर रहा था। अंशु मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था, सामने का विहंगम दृश्य देखता हुआ। पीछे सीट पर था विवेक। ओ पवन, इस बार किसी भूतनी से मिलवा देना। पिछली बार तो तुझे सिर्फ झोंके चिपकी थी पैरों में। भाई, इस बार अगर कोई भूतनी मिली तो तुझसे ही शादी करवा दूं। और बारात जंगल के भूतों की होगी। डीजे की जगह शमशान वाली घंटियां बजेंगी। हम सब जोर से हंस पड़े। मौसम साफ था, रास्ता सुनसान और जीप के टायर कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जीप में ट्रेकिंग के बैग थे, खाने पीने का सामान, टेंट्स, लकड़ियां, सब कुछ प्लान के हिसाब से साथ था। लगभग 3 घंटे बीत चुके थे जब हम सतदर घाटी की ओर बढ़े और फिर सड़क के एक मोड़ पर एक बूढ़ा बाबा दिखा। धोती कुर्ता, सफेद बाल और आंखें जैसे सैकड़ों सालों का सच समेटे हो। मैंने जीप धीरे की। बाबा ने हाथ उठाकर इशारा किया रुकने का। मैंने गाड़ी रोक दी। बाबा जी हमारी ओर बढ़े। बेटा, आगे मत जाना, वहां कुछ है, कुछ जो इंसानों के लिए नहीं है। जीप में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा गया। मैंने शीशा नीचे किया और धीरे से पूछा, बाबा क्या मतलब? वहां तो ट्रैकिंग साइट है। बाबा ने आंखें मेरी आंखों में गड़ा दी, फिर बोले, हर जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बनता, कुछ जंगल अपने अंदर भूख छुपाए होते हैं। बाबा जी, हम डरते नहीं किसी से। ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, भूतों से मिलने नहीं। यही तो कहते हैं सब जाने से पहले। फिर उन्होंने एक आखिरी बात कही, जब वापस लौटो तो मुझे देख लेना, अगर लौटे तो। हम तीनों चुप रह गए। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन रियर व्यू मिरर में देखा बाबा अब भी वहीं खड़े थे, लेकिन उनकी परछाई कुछ ज्यादा लंबी लग रही थी। छन्नूपुर के जंगल में घुसते ही सब कुछ बदल गया। आसमान पर अचानक बादल घिर आए और एक अजीब सी ठंडक हवा में फैल गई। पेड़ ऐसे लगने लगे जैसे किसी रहस्य को छुपा रहे हों। हमने एक छोटी सी खुली जमीन पर टेंट लगाया, सूखी लकड़ियां जलाकर आग जलाई और पार्टी करने लगे। लेकिन जैसे ही आराम करने लगे, एक तेज हवा चली। फिर अचानक बिजली चमकी और उस बिजली के साथ शुरू हुई बारिश। ऐसी बारिश जैसी हमने कभी नहीं देखी थी। तेज हवा, ओले और टेंट तो जैसे उड़ ही गया।
हम दौड़कर जीप में जा बैठे। जीप के अंदर पानी की बूंदें घुस चुकी थीं और सीटें ठंडी हो गई थीं। ऐसी बारिश तो मैंने कभी फिल्मों में ही देखी थी। यहाँ तो बर्फ जैसी ठंड लग रही है यार। अंशु ने दांत किटकिटाते हुए कहा, पवन, इस जीप में हम ज्यादा देर नहीं टिक सकते। पूरी अंदर तक सीलन हो गई है। कोई छत मिल जाए तो अच्छा हो। मैंने बाहर झांका। जंगल अब और भी डरावना लगने लगा था। पेड़ हवा में झूम नहीं रहे थे, बल्कि लग रहा था जैसे चीख रहे हों। मैंने कहा, अब करना क्या है? वापस तो जा नहीं सकते। न टेंट बचे न आग। अगर आज रात बारिश ऐसे ही रही तो हम ठंड से बीमार हो जाएंगे। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शायद कोई ग्रामीण झोपड़ी, मचान या स्कूल जैसा कुछ दिख जाए। यहाँ बैठे रहना बेवकूफ़ी होगी। मैंने जीप को उसी ओर मोड़ा। जैसे ही पेड़ों के बीच से हम बढ़े, एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी सामने आई। उस जंगल में इतनी गहराई में कोई झोपड़ी? मेरे मन में शक की हल्की परछाई उभरी। पर बारिश से भीगते हुए शरीर और कम कपाते होठों के बीच दिमाग उतनी साफ सोच कहां पाता है। अंशु बोला, भाई, चाहे जो हो, अगर छत है तो अंदर चलते हैं। अब और नहीं बैठा जाता जीप में। मैंने गाड़ी बंद की। तीनों उस रहस्यमयी झोपड़ी की ओर बढ़े। झोपड़ी पुरानी थी, लेकिन उसकी हालत अच्छी थी, जैसे किसी ने अभी अभी साफ सफाई की हो। हमने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक औरत खड़ी थी। सुनहरी रोशनी में उसका चेहरा बेहद सुंदर लग रहा था। गोरी, शांत, लेकिन आंखों में एक गहराई थी, कुछ ऐसा जो दिल को चुभ जाए। उसने हमसे मुस्कुराकर कहा, आप लोग यहाँ बारिश से बचने आए हैं, अंदर आइए। हमने उसे बताया कि हम ट्रेकर्स हैं और जंगल में फंस गए हैं। उसने कहा, पापा हमेशा कहते थे कि मुसाफिरों की मदद करनी चाहिए। आप यहाँ रात बिता सकते हैं। क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? पापा और भाई बाहर गए हैं, रात तक लौटेंगे। हम अंदर चले गए। झोपड़ी के अंदर बहुत ही अजीब सुकून था। बाहर तूफान और बारिश का कहर था, मगर अंदर एक अलग सी शांति। एक कोने में जलती लालटेन और लकड़ी की मेज, सब कुछ बहुत साफ सुथरा और सुव्यवस्थित था। वो औरत चुपचाप किचन जैसे दिख रहे एक कोने में गई और बोली, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। यार, कुछ अजीब लग रहा है मुझे। विवेक ने भौहें उचकाई। क्यों? औरत ने तो कुछ गलत किया नहीं अब तक। नहीं, देखना, उसने हमसे कुछ पूछा भी नहीं, नाम तक नहीं पूछा, और सीधे खाना बनाने लगी, वो भी बिना कुछ बोले। कौन करता है ऐसा? पगला गया है तू पवन। तू हमेशा ऐसे ही करता है। पहले खुद बोलेगा, चल जंगल में एडवेंचर करते हैं, फिर जब कुछ अच्छा मिल जाए तो शक करेगा। अरे यार, बात सुन। उस औरत के चेहरे पे ना कोई हाव भाव था, ना मुस्कान, जैसे रोबोट हो। और फिर झोपड़ी भी देख, एकदम साफ सुथरी, जैसे किसी फिल्म का सेट हो। क्या पता तू ही फिल्म का हीरो हो पवन भैया, और ये कोई सीक्रेट मिशन निकले। हम सब हल्का सा हंस दिए, लेकिन मैं जानता था मेरे पेट में एक हल्की सी ठंडक सी दौड़ रही थी। लेकिन जब खाना सामने आया, तब मेरे मन में पहली बार डर की एक हल्की सी खरोंच पड़ी। उसने जो परोसा, वो सिर्फ खाना नहीं था, वो हमारे मनपसंद पकवान थे। मेरे लिए दही भल्ले, अंशु के लिए गर्मा गर्म पकोड़े और विवेक के लिए छोले भटूरे। मैं चौंक गया। हमने तो उसे अपनी पसंद बताई ही नहीं थी, फिर उसे कैसे पता? मैंने धीमे से अंशु से कहा, तुझे नहीं लगता ये अजीब है? इतनी जल्दी, और बिल्कुल हमारी पसंद का। अंशु हंसकर बोला, शायद किस्मत। भूख लगी है, तू शक कर रहा है। पर मेरा मन बेचैन हो गया था। मैं बोला, मैं थोड़ा बाहर होकर आता हूं। मैं बाहर निकल गया। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, मगर बिजली अब भी चमक रही थी।
मैं एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया और तभी मुझे एक सरसराहट सुनाई दी। मैंने देखा थोड़ी दूरी पर एक छोटा बच्चा खड़ा था, भीगे कपड़े, गंदे पैर और उसकी आंखों में अजीब सी चमक। मैं उसकी ओर देखने ही लगा था कि बिजली एक बार फिर चमकी और तभी उस बच्चे के पीछे एक आकृति उभरी। वो आकृति इंसानी थी, लेकिन चेहरा इंसान का नहीं था। काला और आंखें इतनी डरावनी कि मैं वहीं कांप गया। एक पल को वो आकृति हवा में कांपी और फिर गायब हो गई। मैं भागकर वापस झोपड़ी की ओर दौड़ा। जब मैं अंदर पहुंचा तो वहां का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। अब वो कमरा वैसा नहीं था। दीवारों पर सीलन थी, लालटेन की लौ नीली हो चुकी थी और बदबू ऐसी थी जैसे किसी जानवर का सड़ा हुआ मांस पड़ा हो। और सामने अंशु और विवेक अपनी अपनी थाली में कुछ खा रहे थे, पर वो खाना नहीं था। थाली में मरे हुए कीड़े, सांपों के टुकड़े और मेंढकों की आंतें थीं और वो मुस्कुराते हुए खा रहे थे। मैं चिल्लाया, अंशु, विवेक, देखो तुम क्या खा रहे हो। वो जैसे नींद से जागे। तभी अंदर के कमरे से हंसी की एक भयानक खींचती हुई आवाज आई। वही औरत बाहर निकली, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसका चेहरा अब झुर्रियों से भरा हुआ था, त्वचा काली और रूखी, बाल उलझे हुए और पैर उल्टे थे। सम्मोहन टूट गया। वो बोली। उसकी आवाज अब लड़की जैसी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई बूढ़ी सूखे गले वाली आत्मा बोल रही हो। कोई बात नहीं, अब होश में सही, शिकार तो बनोगे ही। हम तीनों भय से थर थर कांपने लगे। हम तीनों एक साथ झोपड़ी से बाहर भागे। तेज बारिश फिर से शुरू हो गई थी। बिजली लगातार कड़क रही थी और पूरा जंगल डर से कांपता सा लग रहा था। हम जीप की ओर दौड़े, कीचड़ में फिसलते हुए, सांसें फूली हुई। मैं सबसे आगे था, भागकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अंशु तेजी से आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठा। विवेक पीछे कूदकर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि एक खौफनाक चीख हमारे कानों को फाड़ती हुई गूंजी। हम सब ने मुड़कर देखा। वो चुड़ैल हवा में उड़ती हुई झोपड़ी से बाहर निकल रही थी। उसके उल्टे पैर जमीन से ऊपर थे, बाल भीगे और बिखरे हुए, आंखें बिल्कुल लाल, जैसे किसी जली हुई आत्मा की। वो भयानक आवाज में चिल्लाई, तुम नहीं बच सकते। मैं कांपते हाथों से चाबी घुमा रहा था। जीप स्टार्ट हो गई। वो चीखती हुई चुड़ैल अब हमारे पीछे दौड़ रही थी, हवा में उड़ते हुए, जैसे कोई धुआं नुमा साया हमारा पीछा कर रहा हो। विवेक चीखा, अंशु, बैग में हनुमान जी की तस्वीर है। अंशु ने जल्दी बैग से कांपते हाथों से वो छोटी सी तस्वीर निकाली। मां ने दी थी। जैसे ही अंशु ने खिड़की से बाहर हनुमान जी की तस्वीर दिखाई, चुड़ैल ने एक जोर की चीख मारी। ये आग मुझे जला देगी, हटाओ इसे। उसका चेहरा तड़पने लगा, उसके चारों ओर से धुआं निकलने लगा। वो कांपती हुई हवा में हिली और फिर एक तेज झोंके के साथ अंधेरे में गायब हो गई। हमारी जीप जंगल के कच्चे रास्ते पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अंदर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। बस जीप के भीतर सिर्फ बारिश की आवाज और हमारे दिलों की धड़कनें थीं। पवन ने लंबी सांस ली, फिर कहा, तो भाइयों, यही थी छन्नूपुर घाटी की बारिश वाली रात। हम बचे क्योंकि उस रात हमारे साथ सिर्फ हिम्मत नहीं, भगवान भी थे। तीनों दोस्त अलाव के पास चुप बैठे थे। कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ लकड़ी की तड़तड़ाहट और दूर कहीं किसी जानवर की हल्की आवाज गूंज रही थी।